स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अपना जो 5वां चैप्टर था उसका दूसरा वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जो कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है उनके द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई है अम्ल और क्षार की, तो ये परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो हम इस वीडियो में इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है अम्ल और क्षार की कुछ परिभाषाएं। इससे पहले हमने पढ़े थे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं या वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्षार क्या होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और अम्ल और क्षार के मिला दें तो एक लवण बनता है और जल बनता है। उस लवण में न तो अम्ल के गुण होते हैं न ही क्षार के गुण होते हैं, अर्थात उस पर नीले या लाल लिटमस पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए वो उदासीन होते हैं। तो आज अपन इन दोनों की परिभाषाएं पढ़ रहे हैं कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा। तो सबसे पहले है अम्ल और क्षार की आर्यनीय संकल्पना। अम्ल और क्षार की आर्यनीय से संकल्पना, इसके अनुसार जो आर्यनीयस थे, साइंटिस्ट थे आर्यनीयस, उन्होंने अम्ल और क्षार की सर्वप्रथम परिभाषाएं दी और उन्होंने निम्न प्रकार इनकी परिभाषाएं दी। तो आर्यनीयस के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन या H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये बहुत ही साधारण और बढ़िया परिभाषा है अम्ल की, कि यदि हम कोई अम्ल लें और उसको जल में घोल लें तो हम क्या करते, उससे क्या होता है कि वो अम्ल अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, अपने आयनों में बंट जाता है, टूट जाता है। तो जैसे ही उसको जल में घोला गया तो वो अपघटित हो गया। अपघटित का मतलब होता है उसका टूटना। तो जैसे वो टूट गया तो एक तो धनायन बन गया, एक ऋणायन बन गया। तो उनके टूटने से अगर वो हाइड्रोजन आयन देता है, उन आयनों में से अगर एक हाइड्रोजन आयन है तो इसका मतलब है वह अम्ल होता है, या उसे हम अम्ल कहलाते हैं। जैसे एक है HCl, एक पदार्थ है, इसको जैसे ही जल में घोला, इसको अपन यहाँ लिख देते हैं जलीय विलयन। वैसे हमने यहाँ पर एक्यू लिखा है। एक्यू का मतलब होता है एक्वस, और एक्वस का हिंदी में हम कहते हैं जलीय। इस मतलब इसको हमने जल में घोल दिया है। तो जल में घोलते ही देखो ये एक तो H+ में और क्लोराइड माइनस में बदल जाता है। तो क्लोराइड बन गया एक, तो एक H धनायन बन गया। H धनायन ये दे रहा है, इसका मतलब है ये अम्ल है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल। इसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रिक अम्ल। और HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारे आमाशय में भी बनता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हिंदी में इस तरह से बोलते हैं इसको। HNO3 को हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसको भी अगर जैसे जल में घोला गया तो ये एक तो H धनायन देता है, यानी हाइड्रोजन आयन देता है, और NO3- जिसको नाइट्रेट आयन कहते हैं। तो ये भी देखिए H धनायन दे रहा है, इसका मतलब ये भी अम्ल है। इसी तरह से एक तीसरा उदाहरण लेते हैं H2SO4। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये इसको साधारण भाषा में हम तेजाब भी कहते हैं। तो H2SO4 जिसको बैटरी, गाड़ियों की जो बैटरी वगैरह होती है उसके अंदर इस्तेमाल होता है इसका। तो H2SO4 को जैसे ही पानी में घोलते हैं, देखिए ये H धनायन देता है और सल्फेट आयन देता है। तो H धनायन दे रहा है, इसका मतलब ये अम्ल है। एक जैसे एक अम्ल ले लेते हैं CH3COOH। इसको हम हिंदी में कहते हैं एसिटिक अम्ल। इसको हम क्या कह रहे हैं, एसिटिक अम्ल कह रहे हैं। तो एसिटिक अम्ल CH3COOH, जैसे इसको पानी में घोलते हैं ये H+ देता है और एक आयन देता है CH3COO-, इसको एसिटेट आयन बोलते हैं। तो ये H+ दे रहा है, इसका मतलब ये भी अम्ल है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक H+ दे रहा है, इसके अंदर जो एसिटेट आयन है इसमें भी H उपस्थित है। तो इसका पूर्ण आयनन नहीं होता, ये पूरी तरह से अपने आयनों में नहीं बट रहा है। तो इसको हम दुर्बल अम्ल की श्रेणी में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए एक है H2CO3। इसको हिंदी में कहते हैं हम कार्बोनिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, कार्बोनिक अम्ल। इसको जैसे ही हम जल में घोलते हैं, इसका जलीय विलयन बनाते हैं, तो क्या क्या होता है, ये H+ एक H दे देगा
और एक आयन देता है HCO3 जिसको बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं। अब इसमें भी देखिए एक ही H है, एक H इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी पूरी तरह से अपने आयनों में नहीं बट रहा है। इसलिए एसिटिक अम्ल को और कार्बोनिक अम्ल को, जो कि पूरी तरह से अपने आयनों में नहीं बढ़ते हैं, कुछ ही आयन इसमें पैदा होते हैं, इसलिए इनको हम दुर्बल अम्ल की श्रेणी में रख देते हैं। तो इन सभी उदाहरणों से हम ये देखते हैं कि इनको जैसे ही, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, नाइट्रिक अम्ल हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, एसिटिक अम्ल हो, कार्बोनिक अम्ल हो, इनको जैसे ही अपन जल में घोलते हैं तो इनमें सभी H धनायन देते हैं। तो आर्हेनियस ने ये कहा था कि ऐसे कोई भी पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वो अपघटित होकर टूटकर हाइड्रोजन आयन या H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो इसमें कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। पूर्ण रूप से आयनित का मतलब है उसके पूरे आयन बन जाते हैं, कई बार भी उसमें आयन जुड़े हुए नहीं रहते हैं या कोई जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे HCl, HNO3 और H2SO4 में हम देखते हैं तो इसमें सभी में H धनायन अलग अलग हो जाते हैं, तो ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। ऐसे जो अम्ल होते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो ये हमने पहले वीडियो में भी इसके उदाहरण पढ़े थे। तो प्रबल अम्ल के उदाहरण आप याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब। HCl, HNO3, H2SO4, इन तीन के उदाहरण आप याद रखिएगा। ये तीनों प्रबल अम्ल कहलाते हैं, क्योंकि इनको अगर हम जल में घोलते हैं तो ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में बंट जाते हैं, अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, इसलिए इनको प्रबल अम्ल कहते हैं। लेकिन कुछ अम्ल होते हैं जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं तो ऐसे अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे ऊपर उदाहरण पढ़ा था हमने एसिटिक अम्ल का, और इधर हमने पढ़ा कार्बोनिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल में H+ दे रहा है, लेकिन जैसे इसमें 3 और 1 4 H H उपस्थित है, हाइड्रोजन उपस्थित है, और ये केवल एक H धनायन दे रहा है। इसका मतलब है ये पूरी तरह से अपघटित नहीं हो रहा है। इसी तरह से कार्बोनिक अम्ल में देखें तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, लेकिन एक ही H धनायन दे रहा है। इसका मतलब ये भी पूरी तरह से अपघटित नहीं हुआ है। तो जिनके जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, वो अपने आयनों में नहीं बढ़ते हैं, तो ऐसे अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो आप इसका उदाहरण याद रखिएगा, CH3COOH और H2CO3, इसको तो हम कह रहे हैं एसिटिक अम्ल, और H2CO3 को हम कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। इन दोनों के उदाहरण आपको याद रखने हैं। पर्सनल एग्जाम में किस तरह से आता है कि एक तो इस तरह से आ सकता है कि ऐसे पदार्थ जो H धनायन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ये परिभाषा किसने दी? तो ये आर्हेनियस ने दी थी। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो आपको इतना सीधा सा इतना लिख देता है, प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनको जल में घोलने पर पूरी तरह से वो अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं या अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। और इसका उदाहरण याद रखिएगा, HCl, HNO3 और H2SO4। एक प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो दुर्बल अम्ल देखो नाम से स्पष्ट दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, अर्थात इनको जल में घोलने पर ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, अपने आयनों में बढ़ते नहीं हैं, तो ये दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसके उदाहरण आपको याद रख लेना है, एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH और कार्बोनिक अम्ल का सूत्र है H2CO3। H2CO3 ये कार्बोनिक अम्ल का सूत्र हो गया। ये तो थी इस अम्ल की बात। अब नेक्स्ट कर लेते हैं अपन क्षार की बात। देखिए क्षार में क्या होता है, देखो वही बात है, लेकिन इसमें आयन अलग होगा। तो देखो आर्हेनियस के अनुसार क्षार क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर अपघटित होकर अर्थात टूटकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन का सूत्र होता है OH-, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई पदार्थ जल में घोलने पर अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल OH- आयन देते हैं, उन्हें क्षार कहलाते हैं या उन्हें क्षार कहते हैं।
ये परिभाषा किसने दी है? ये आर्यनेस ने दी है, क्षार की परिभाषा है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं अपन, KOH। KOH को अगर जल में घोलेंगे तो देखो ये K+ और OH- में विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पर H+ कहीं नहीं है, ये OH आ गया। इसका मतलब है जो OH देता है, OH- देता है, वो क्षार होते हैं। इसी तरह से देखो ये अपन उदाहरण देख लेते हैं NaOH। तो KOH को तो हम क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे इसको हिंदी में? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पहले वीडियो में हमने इनके नाम लिखे थे। और NaOH को क्या कह देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कह देंगे। तो NaOH देखो किस में बट गया? Na+ और OH- में। तो ये भी OH दे रहा है, इसका मतलब ये भी क्षार है। इसी तरह से देखो CaOH2। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कैल्शियम और 2 OH ऋणायनों में बट रहा है। इसी तरह से देखो NH4OH, तो ये भी ये अपने 2 आयनों में बट रहा है, NH4 और OH। तो इस तरह से ये सब OH दे रहे हैं, अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं, इसलिए जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। कुछ क्षार जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उनको प्रबल क्षार कहते हैं। देखो, और प्रबल क्षार के उदाहरण हो गए KOH और NaOH। ये दो उदाहरण याद रखिएगा, KOH और NaOH, ये दोनों प्रबल क्षार के उदाहरण है। तो ये उदाहरण जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये कैल्शियम Ca2+ और 2 OH आयनों में विभक्त हो रहा है। इसी तरह से NH4OH, जो कि दो आपके अमोनियम आयन और OH- में। तो इन दोनों उदाहरणों को आप देखिए, और बाकी के जो दो उदाहरण हैं, तो जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उनको हम प्रबल क्षार कहते हैं, जैसे KOH और NaOH। ये उदाहरण याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न आ सकता है कि ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्षार कहलाते हैं। ये किसने कहा था? ये आर्यनेस ने कहा था। प्रबल क्षार क्या होते हैं? जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। इसके उदाहरण है KOH, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ क्षार अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे उनको हम क्या कह देंगे? दुर्बल क्षार। यानी जो कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं तो उनको हम क्या कह देंगे? दुर्बल क्षार कह देंगे। जैसे इसका उदाहरण है, NH4OH, जिसको अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और MgOH का होल ट्वाइस। अब अगर इन इधर वाले दोनों उदाहरणों को देखें तो इसमें जैसे ऐसा लग रहा है कि इसमें 2 H आयन है, लेकिन होता क्या है वास्तव में? इनमें से क्या होता है कि कुछ आयन वापस क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो जितने OH दिख रहे हैं वो उतने OH पैदा नहीं होते हैं। तो NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों दुर्बल क्षार की श्रेणी में आते हैं। तो ये तो हो गया आर्यनेस की परिकल्पना के अनुसार। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। देखो अभी एक चीज़ और है, इसकी कमी क्या थी, एक हम यहाँ बात करते हैं कि ये जो आर्यनेस की जो कल्पना थी हम लोग क्षार की, इसकी कमी क्या थी? कभी कभार ये प्रश्न आ जाता है। तो मतलब ये बता रहा है, आर्यनेस वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि जो H आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार होते हैं। लेकिन ऐसे कोई पदार्थ है मान लीजिए जिसके पास हाइड्रोजन आयन और OH आयन नहीं है, तो उनकी प्रकृति कैसी होगी? वैसे पदार्थ जिनके H आयन या OH आयन नहीं है तो वे अम्ल होंगे या क्षार? इस बात यह इन्होंने बात नहीं बताई, इसका स्पष्टीकरण इन्होंने नहीं किया
कि जिन पदार्थों के पास एच आयन या ओ एच आयन नहीं है, मान लीजिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड SCO2 अपना, तो उनके अंदर न कोई हाइड्रोजन आयन है न हाइड्रोक्सिल आयन है, तो वो अम्ल होंगे या क्षार होंगे, तो इस बात का स्पष्टीकरण इन्होंने नहीं किया है। तो नेक्स्ट फिर परिकल्पना आई अम्ल क्षार की, जिसको कहते हैं ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना। तो अम्ल क्षार की ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना क्या कहती है? देखो, ब्रोंस्टेड और लोरी तो साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने अपने अम्ल क्षार की परिभाषा अपने अनुसार इस प्रकार दी है। तो वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं या H+ देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, इन्होंने ये कहा है। यानी ऐसे पदार्थ जो H आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। H आयन को यहाँ पर उन्होंने नाम दे दिया प्रोटॉन का। और वे पदार्थ जो इस प्रोटॉन को ग्रहण कर लेते हैं वे क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। मतलब क्या होता है कि अम्ल तो प्रोटॉन देता है और क्षार प्रोटॉन लेता है। तो जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और जो प्रोटॉन ग्रहण कर लेते हैं वो क्षार कहलाते हैं। मतलब अम्ल तो क्या हो गए? प्रोटॉन दाता हो गए। क्षार क्या हो गए? प्रोटॉन ग्राही हो गए। तो जैसे एक उदाहरण इन्होंने दिया है कि ये जल है और ये NH3 है, अमोनिया गैस। तो ये जल है वो एक H आयन यानी प्रोटॉन दे देता है और OH में बदल जाता है। तो ये प्रोटॉन देता है, जल क्या कर रहा है? इसमें प्रोटॉन देता है। ये जो NH3 है ये NH3 प्रोटॉन लेकर NH3 है तो ये 4 में बदल गया। तो ये NH3 ये 4 लेकर एक आयन बना लेता है जिसको अपन अमोनियम आयन कहते हैं। तो जल यहाँ पर प्रोटॉन दे रहा है, ये अमोनिया, NH3 का मतलब क्या है? अमोनिया गैस, गैस का सूत्र अमोनिया का। तो अमोनिया प्रोटॉन ले लेता है और अमोनियम आयन में बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जल प्रोटॉन दाता है अतः ये अम्ल है, और अमोनिया जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्या है? क्षार है, ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार। तो बस आपको इसमें इतना याद रखना है कि जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल है, जो प्रोटॉन लेते हैं वो क्षार होते हैं। आपको एक ये उदाहरण याद रखना है। तो इस उदाहरण के अंदर क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो जल है वो प्रोटॉन दे रहा है इसलिए अम्ल है, और अमोनिया प्रोटॉन ले रहा है इसलिए क्षार है। अब इसकी भी एक कमी है, देखो कि ऐसे अम्ल या क्षार जिनके पास प्रोटॉन नहीं है, जैसे प्रोटॉन है ही नहीं, जैसे ये है कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, बोरोन फ्लोराइड है BF3, इनके पास कहीं प्रोटॉन नहीं है। तो इनके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया कि ये अम्ल है या क्षार है, तो ये भी इसकी कमी हो गई। जैसे आर्नियस की कल्पना में की कमी थी ना, उस तरह से ब्रोंस्टेड लोरी की भी ये कमी है कि जिनके पास प्रोटॉन नहीं है तो वो अम्ल होंगे या क्षार होंगे, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है। तो इसका मतलब ये कमी है। तो फिर एक तीसरी परिकल्पना आती है जिसको हम कहते हैं लुईस परिकल्पना। तो देखो तीसरे अपन पढ़ते हैं, वो महत्वपूर्ण, इसका प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तीसरी परिकल्पना है अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना। तो इस लुईस ने अम्ल क्षार की क्या परिभाषा दी है? देखिए कि लुईस ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन हो, अगर कहीं से भी इनको इलेक्ट्रॉन मिले तो इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेते हैं। तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उनको हम अम्ल कहते हैं। और क्षार कौन होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। इसका मतलब है क्षार है वो इलेक्ट्रॉन युग्म छोड़ेंगे और अम्ल है उसको ग्रहण करेंगे। किसको? इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन को। तो क्षार के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। अम्ल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। और क्षार कौन हो गए? वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं वो क्षार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन एक BF3 और अमोनिया, ये बोरोन फ्लोराइड और अमोनिया गैस है। इस अमोनिया के पास आपको ये 2 डॉट दिख रहे हैं, ये इसका मतलब इसमें इसके पास एक जोड़ा है इलेक्ट्रॉन का, युग्म है। तो जैसे इनको अपन पास लाते हैं तो ये जो अमोनिया है ये इलेक्ट्रॉन युग्म को इसको दे देता है BF3 को।
तो ये परिभाषा ऊपर क्या बोल रही है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो तो अम्ल होंगे, जो दे रहा है वो या त्याग रहा है वो क्षार हो गया। तो इसका मतलब हुआ BF3 तो क्या हो गया, अम्ल हो गया, और ये अमोनिया क्या हो गया, ये क्षार हो गया, क्योंकि अमोनिया इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके पास और ये BF3 को दे रहा है। तो ये लुईस परिकल्पना के अनुसार है कि लुईस संकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक अम्ल का कार्य करते हैं। तो लुईस ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक अम्ल का कार्य करेंगे। अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इस कमी की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे इस कमी की पूर्ति के लिए, तो जिन्हें लुईस अम्ल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, BF3 एक अम्ल है, एल्यूमिनियम क्लोराइड अम्ल है, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, कैल्शियम आयन, जितने भी धनायन है वो सब लुईस अम्ल की तरह काम करते हैं, क्योंकि धनायन का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, धनायन का मतलब है इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन धनी, धनी का मतलब है जिसके पास इलेक्ट्रॉन खूब सारे हैं। तो इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले, जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है या इलेक्ट्रॉन धनी है या उसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो वो देंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो किसकी तरह काम करेंगे, क्षार की तरह कार्य करते हैं, उन्हें लुईस क्षार कह देंगे हम। जैसे उदाहरण है जल, जल के पास दो दो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो ये कोई सा भी एक दे सकता है। अमोनिया है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये भी दे सकता है। OH ऋणायन, जितने भी ऋणायन होते हैं वो लुईस क्षार की तरह कार्य करते हैं। ऋणायन का मतलब है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश, तो यहाँ पर ऋणायन का मतलब है, इसका मतलब है इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन धनी है, तो ये दे भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हैं। तो माइनस का मतलब ये हो गया। तो OH हाइड्रोक्सिल आयन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, मतलब बहुत सारे जितने ऋणायन होते हैं वो लुईस क्षार की तरह कार्य करते हैं। तो लुईस ने इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन को लेने और त्यागने के आधार पर अम्ल क्षार की परिभाषा बताई है। तो ये आप याद रखिएगा, नोट देखिए यहाँ पर। लुईस जो संकल्पना है से H धनायन और OH रहित, चाहे H धनायन हो या OH हो या नहीं हो, तो उन पदार्थों के भी अम्लीय और क्षारीय गुणों की व्याख्या की जा सकती है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि किस परिकल्पना के अनुसार या संकल्पना के अनुसार जिनके पास H या OH ऋणायन नहीं है, उन पदार्थों, वो पदार्थ अम्ल है या क्षार है, ऐसी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है, तो वो लुईस संकल्पना के अनुसार की जा सकती है। तो आज हमने 3 संकल्पनाएं पढ़ी है, आर्हेनियस की पढ़ी है, ब्रोंस्टेड लोरी की पढ़ी है और लुईस की संकल्पना पढ़ी है। तो इसको आप याद रखिएगा, इनके उदाहरण याद रखिएगा, और तीनों में से कभी कभार बिल्कुल एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। अब अपन एक इम्पोर्टेंट प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर, जो हमने बनाया है। देखो, एक परीक्षा में अभी तक हमने दोनों वीडियो पढ़े हैं, इनमें से एक इस तरह का कोई प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि एक मिलान कीजिए, मिलान करने वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। जिससे हमने एक कॉलम बनाए हैं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, 2 कॉलम बना लिए हैं। एक तरफ हमने कुछ अम्ल के उनके नाम लिखे हैं, और इधर हमने अम्लों के नाम लिख लिए हैं। तो जैसे आपको मिलान करना है, जैसे लैक्टिक अम्ल है, ये किससे संबंधित है, इसको आपको इनमें से छांटना है। प्रबल अम्ल कौन सा है, फॉर्मिक अम्ल, प्रबल, क्षार। एस्कोर्बिक अम्ल किसे कहते हैं, उदासीन लवण कौन सा है, HCl के किससे संबंधित है, अम्लीय लवण कौन सा है, टार्टरिक अम्ल किससे संबंधित है, क्षारीय लवण कौन सा है, दुर्बल अम्ल कौन सा है, एसिटिक अम्ल किससे संबंधित है और दुर्बल क्षार कौन सा है। तो इनमें से आपको छांटकर हमें मिलान करना होता है। तो ऐसा प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, और ऐसे प्रश्न बहुत सरल होते हैं, इनमें से पूरे अंक प्राप्त करना बहुत ही आसान है। तो एक तो इन प्रश्नों को करने का तरीका कैसा होता है, आपकी जो कॉपी होती है उसमें क्या करेंगे आप, पर सही प्रश्न संख्या लगाकर आप एक कॉलम फर्स्ट लिख लेंगे, फर्स्ट को आप ऐसा का ऐसा लिख लेंगे।
अब फर्स्ट कॉलम को आपने ऐसा कैसा लिख लिया, तो अब उसके क्या करेंगे, आप उसके बराबर का निशान लगा देंगे। हमें इस तरह से लाइन खींचकर इनको नहीं मिलाना है, एक गलत तरीका है। तो आपको क्या करना है, उसका सही उत्तर उसके बराबर का चिन्ह लगा के उसके सामने आपको उसका लिखना होता है, या बराबर का चिन्ह लगा लें या कोई तीर का निशान लगा सकते हैं। अब इसमें से आपको वो उत्तर छांटना है। तो जैसे लैक्टिक अम्ल है, तो लैक्टिक अम्ल हमने पढ़ा था दही में होता है, तो इसमें आप दही ढूंढो, तो ये इसके अंदर हमें दही मिल जाता है जे पर। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, जे, और उसके आगे सही उत्तर लगा देंगे दही। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल हमने उदाहरण कौन कौन से पढ़े थे, प्रबल अम्ल में क्या क्या पढ़े थे हमने, HCl, HNO3 और H2SO4, H2SO4, ये उदाहरण हमने पढ़े थे। तो इनमें से आप देखो, इनमें से अपन देखते हैं तो ये आ गया H2SO4, तो इसका सही आंसर हो जाता है F और H2SO4। इस तरह से अपन इसको सही लिख देते हैं इसके सामने। फिर देख तीसरा फॉर्मिक अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल को देखें तो फॉर्मिक अम्ल हमने पढ़ा था चिट्टी के डंक में होता है, तो चिट्टी के डंक को ढूंढते हैं अपन, तो ये हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर नीचे की तरफ चिट्टी लिखा हुआ है, ये चिट्टी लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर हम दे देंगे, इस फॉर्मिक अम्ल के सामने लिख देंगे, कितने नंबर पर ये एल पर है, और हम चिट्टी लिख देंगे। अब ले लेते हैं प्रबल क्षार। प्रबल क्षार के हमने उदाहरण पढ़े थे भी, KOH और NaOH प्रबल क्षार होते हैं, ये दोनों के उदाहरण याद रखिएगा। तो प्रबल क्षार इसमें ढूंढ लेते हैं अपन, क्या इन दोनों में से कोई है क्या इसमें, तो हम ढूंढते हैं, तो ये KOH हमारे सामने आता है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर H हो जाता है, और मतलब KOH इसका सही आंसर है। एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल हमने पढ़ा था कि ये संतरा के अंदर पाया जाता है, तो इस एस्कोर्बिक अम्ल संतरा में होता है, तो हम संतरा ढूंढ लेंगे, तो लास्ट में हम ऑप्शन है संतरा, थर्ड एम पर है ये संतरा, तो ये अपन सही आंसर इसमें लिख देते हैं। उदासीन लवण कौन से होते हैं, उदासीन लवण होते हैं जो प्रबल अम्ल से बने होते हैं और प्रबल क्षार से बने होते हैं। जैसे NaOH की विक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पर बनता है NaCl और H2O, तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये एक उदासीन लवण है, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड ढूंढ लेते हैं अपन, तो सोडियम क्लोराइड इसमें ये मिल जाता है अपन को I पर, तो इसका सही आंसर हो जाता है INaCl। अब ले लेते हैं अपन HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ये कहाँ होता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ये हमारे जठर रस के अंदर आमाशय में पाया जाता है, तो हम यहाँ पर जठर रस ढूंढ लेते हैं, तो आपको ऊपर ही ऊपर इसका ऑप्शन मिल जाता है जठर रस का, अर्थात ये ए पर है, तो इसको हम ए लगा के लिख देंगे जठर रस। ये काम आपको कॉपी में करना है, ये सारा काम। अम्लीय लवण, अब अम्लीय लवण कैसे बनते हैं, जो प्रबल क्षार से प्रबल अम्ल से बनते हैं और दुर्बल क्षार से बनते हैं, दुर्बल क्षार से बनते हैं, तो ये उदाहरण हमने पढ़े थे। तो यहाँ पर अपन इसमें अगर अम्लीय लवण ढूंढेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर अम्लीय लवण मिल जाता है अपन को, ये अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, ये NH4OH और HCl से बना हुआ है। देखो तो HCl क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है, ये दुर्बल क्षार होता है, तो यहाँ पर एक अम्लीय लवण बनता है NH4Cl, ये बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है KNH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड बन गया। टार्टरिक अम्ल कहाँ होता है, टार्टरिक हम जानते हैं कि इमली में होता है, तो ऊपर ही ऊपर इमली का ऑप्शन अपन को मिल जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है इमली। क्षारीय लवण कौन से होते हैं, क्षारीय लवण कब बनते हैं, जब प्रबल क्षार हो और उसकी विक्रिया किससे करवाएं, दुर्बल अम्ल से करवाएं। तो प्रबल क्षार होगा तो ये कुछ अपना गुण रख लेगा, तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बनने वाला लवण ये सोडियम एसीटेट बनता है, तो ये ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहा है, ये किससे बनता है, एसिटिक अम्ल और NaOH से बनता है, और NaOH क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है CCH3COONA, ये हो गया क्षारीय लवण। दुर्बल अम्ल, और दुर्बल अम्ल के हमने उदाहरण पढ़े थे, दो उदाहरण पढ़े थे, एक तो एसिटिक अम्ल पढ़ा था, एक कार्बोनिक अम्ल पढ़ा था, तो इन दोनों में से आपको ढूंढना है।
तो अगर ढूंढते हैं तो हमें एसिटिक अम्ल यहाँ पर मिल जाता है। इधर डी पर एसिटिक अम्ल मिल गए तो इसका सही आंसर हो जाता है DCH3COOH। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल कहाँ होता है? सिरका में। तो यहाँ पर एक और एसिटिक अम्ल को देखें तो सिरका भी इससे संबंधित है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिरका में होता है ये एसिटिक अम्ल। दुर्बल क्षार हमने बहुत सारे देखे थे, जैसे CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH, इनमें से आपको कोई भी ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर हो जाता है EMgOH का होल ट्वाइस। तो इस तरह से बराबर का चिन्ह लगाकर हम इसको सही आंसर को लिख देते हैं। तो इस तरह से अगर अपन उत्तर देंगे तो जो कॉपी चेक करते हैं उनको भी सुविधा रहती है, और आपके लगभग पूरे में से पूरे अंक इस तरह से आपको प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरह का मिलान करने वाला एक प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। तो इसको आप लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये अपने प्रश्न बनाए कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम अम्लों क्षार के कुछ उसके सामान्य गुण पढ़ेंगे और उनके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग है वो उसका वीडियो देखेंगे।